हेलो एवरीवन, मैं कोकिला प्रधान आपका अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने भारत में अंग्रेजों का आगमन ये देख लिया था। आज हम देखेंगे भारत में डेनिस का आगमन। 1620 से 1845 तक ये थे भारत में। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेनिस कौन थे। डेनिस डेनमार्क देश के मूल निवासियों को कहा जाता है। यह उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मानव समूह है। अब देखते हैं भारत में डेनिस के आगमन के क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था व्यापारिक लाभ और एकाधिकार। किसका व्यापार करके? मुख्य रूप से भारतीय मसालों और भारतीय कपड़ों जैसे सूती कपड़ों, रेशम के कपड़ों, इन सब का, और चाय का व्यापार करके वे भारी मुनाफा कमाना चाहते थे। और साथ ही जो अन्य जो देश हैं, मतलब हमारे देश, मतलब पूर्वी देशों के जो व्यापारिक मार्ग हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। और दूसरा क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट मत का। डेनिस इनका मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार करना था। और साथ ही उन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर को अपना मुख्य मिशनरी केंद्र भी बनाया था। और वहाँ पर उन्होंने स्थानीय भाषाओं में बाइबल छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की थी। और यूरोपीय प्रतिस्पर्धा में भी शामिल होना चाहती थी। पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश शक्तियों के साथ डेनमार्क भी खुद को वैश्विक और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों और डच के मुकाबले वे कमज़ोर होने के कारण अधिक समय तक टिक नहीं पाए और 1845 में अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को सौंपकर वो भारत से चले गए। अब देखते हैं हमें क्या क्या इनके बारे में, कौन से मुख्य डेनिस व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो राजा क्रिश्चियन चतुर्थ, कंपनी की स्थापना करने वाले। जिगेनबॉल्ग, पहली प्रिंटिंग प्रेस और तमिल अनुवाद करने वाले, जिसका ब्रिटेन के बाइबल उसका। और श्रीरामपुर ट्रेई, जिसमें हम कैरी, मार्समैन और वार्ड इनको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं राजा क्रिश्चियन चतुर्थ से। ये कौन थे? डेनमार्क और नॉर्वे के राजा थे 1588 से 1648 के बीच में। भारत के संदर्भ में इनका क्या क्या महत्व है? इन्होंने 17 मार्च 1616 में एक शाही चार्टर अधिकार पत्र जारी किया था। इसी चार्टर के तहत डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन्होंने कंपनी को अगले 12 वर्षों के लिए भारत और एशिया के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। इनका पहला मिशन इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसको स्थापित करने के लिए एडमिरल ओवे गीडे के नेतृत्व में पहला डेनिस अभियान दल भारत भेजा था। और मिशनरी कार्य करने के लिए, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में अपने शाही संरक्षण के साथ, मतलब शाही संरक्षण देकर डेनिस हाले मिशन के तहत मिशनरियों जैसे कि जिगेनबॉल्ग को भारत भेजा था। ठीक है, ये थे राजा क्रिश्चियन चतुर्थ। अब देखते हैं बार्थोलोमियस जिगेनबॉल्ग, जो भारत आने वाले पहले जर्मन डेनिस प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे। इन्हें डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने शाही संरक्षण में भारत भेजा था। भारत कब आए ये? 9 जुलाई 1706 को डेनिस बस्ती ट्रेंकोबार तमिलनाडु पहुंची थी। इनका योगदान क्या था? इन्हें तमिल भाषा का ज्ञान हुआ। इन्होंने स्थानीय लोगों से जुड़ने के लिए बहुत कम समय में तमिल भाषा सीखी और उसकी पहली व्याकरण पुस्तक तैयार की। बाइबल का अनुवाद किया। इन्होंने न्यू टेस्टामेंट का तमिल भाषा में अनुवाद किया, जो किसी भी भारतीय भाषा में बाइबल का पहला अनुवाद था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की कब? 1712 में ट्रेंकोबार में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में छपाई कला और स्थानीय भाषा में किताबों के प्रकाशन को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और 36 वर्ष की आयु में इनका निधन भारत में ही हुआ। अब देखते हैं श्रीरामपुर ट्रेई, जिसमें हम विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड को देखेंगे। इसमें क्या है? यह क्या था? बंगाल के डेनिस केंद्र श्रीरामपुर में सक्रिय 3 ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों का एक समूह था।
इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कड़े विरोध के कारण डेनिस क्षेत्र श्री रामपुर में शरण ली थी और वहीं से काम कर रहे थे। इनके 3 प्रमुख व्यक्ति थे। विलियम कैरी, इन्हें आधुनिक मिशनरी आंदोलनों का जनक कहा जाता था, वह एक प्रसिद्ध भाषाविद थे। जोशुआ मार्समैन, ये शिक्षाविद थे जिन्होंने स्थानीय लोगों के लिए स्कूल खोलने और शिक्षा के प्रसार पर काम किया था। विलियम वार्ड, प्रिंटर और प्रकाशक, जिन्होंने श्री रामपुर प्रेस का पूरा काम संभाला था। का मुख्य योगदान क्या था? श्री रामपुर प्रेस 1800, इन्होंने वर्ष 1800 में श्री रामपुर में एक विशाल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इसने लगभग 40 विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों में किताबों व बाइबल का अनुवाद और प्रकाशन किया था। श्री रामपुर कॉलेज 1818 में श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना की, जो एशिया का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय स्तर का कॉलेज माना जाता है। समाचार पत्र भी, इन्होंने भारत के शुरुआती भाषाई समाचार पत्र जैसे दिग्दर्शन मासिक और समाचार दर्पण साप्ताहिक के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र। हम मुख्य रूप से 2 ही पढ़ेंगे और अन्य छोटे व्यापारिक केंद्र केवल नाम के लिए बालासोर ओडिशा में 1625 में स्थापित हुआ था और पोर्टो नोवो ये तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला व्यापारिक केंद्र ट्रैंकोबार, ये सबसे पहला केंद्र था। वर्तमान तमिलनाडु का तंजौर जिला, यहाँ पर स्थापित। स्थानीय भाषा में इसे तरंगमबादी भी कहते हैं। 1620 में स्थापित हुआ था। यह भारत में डेनिसों की पहली व्यापारिक कोठी थी या फिर केंद्र था। यहाँ उन्होंने फोर्ट डेंसबर्ग नामक एक प्रसिद्ध किले का निर्माण भी कराया था। यह दक्षिण भारत में उनका मुख्य व्यापारिक और धार्मिक केंद्र बना रहा। कौन सा? ट्रैंकोबार। ये व्यापारिक केंद्र भी था और धार्मिक केंद्र भी था। श्री रामपुर ये मुख्य मुख्यालय बना। कहाँ पर था यह? वर्तमान पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे। इसे डेनिस दस्तावेजों में फ्रेडरिक्स नागौर भी कहा गया है। 1676 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। यह व्यापार से कहीं अधिक अपनी सांस्कृतिक और मिशनरी गतिविधियों जैसे श्रीरामपुर प्रेस और श्रीरामपुर कॉलेज के लिए प्रसिद्ध हुआ। अब देखते हैं इनका योगदान। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख योगदान भारत में। सबसे पहला तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की इन्होंने 1712 में ट्रैंकोबार मतलब तमिलनाडु और 1800 में श्रीरामपुर बंगाल में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो उस समय भारत में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जिससे वे बहुत महंगी और सीमित होती थीं। डेनिसों की प्रिंटिंग प्रेस के कारण भारत में बड़े पैमाने पर किताबों की छपाई शुरू हुई थी। श्री रामपुर प्रेस इतना बड़ा था कि वहाँ लगभग 40 अलग अलग भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, उड़िया, असमिया में छपाई का काम होने लगा था। दूसरा, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। डेनिस मिशनरियों ने स्थानीय लोगों से जुड़ने के लिए पहली बार तमिल और बंगाली भाषा का आधुनिक व्याकरण तैयार किया था। इन्होंने इन भाषाओं को केवल सीखा नहीं बल्कि इनका आधुनिक शब्दकोश मतलब आधुनिक व्याकरण और डिक्शनरी शब्दकोश तैयार किया था। इसके पहले इन भाषाओं के नियम स्पष्ट नहीं थे, लेकिन डेनिसों के इस प्रयास से तमिल और बंगाली भाषा को एक वैज्ञानिक और आधुनिक रूप मिला, जिससे इन भाषाओं में साहित्य लिखना आसान हो गया था। बाइबिल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। बार्थोलोमियस जिगेनबॉल्ग ने पहली बार बाइबिल का तमिल भाषा में अनुवाद किया, जिससे भारतीय भाषाओं में छपाई को बढ़ावा मिला। और इसका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है कि यह किसी भी भारतीय भाषा में किया गया पहला गंभीर अनुवाद कार्य था जो जिगेनबॉल्ग ने किया था, क्योंकि इसके कारण भारतीय भाषाओं में गद्य मतलब प्रॉस पैराग्राफ लिखने की कला का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि इसके पहले भारत में अधिकतर जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो केवल पद्य रूप में ही लिखे जाते थे, मतलब कविता रूप में लिखे जाते थे। और कौन सा योगदान था? प्रथम आधुनिक कॉलेज की स्थापना की।
इन्होंने 1818 में बंगाल में श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की, जो एशिया का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय स्तर का कॉलेज था। तो इसे जो आधुनिक विश्वविद्यालय बना, इसे डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने चार्टर देकर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। यह भारत तो है ही और पूरे एशिया का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय स्तर का कॉलेज था। इसकी सबसे बड़ी खास बात थी कि यहाँ केवल ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि भारतीय छात्रों को उनकी अपनी भाषा में पश्चिमी विज्ञान, भूगोल और चिकित्सा के साथ भारतीय साहित्य और दर्शन भी पढ़ाया जाता था। यह भारत में आधुनिक शिक्षा की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। फिर क्या है, शुरुआती समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। श्रीरामपुर प्रेस ने भारत के शुरुआती भाषाई समाचार पत्र जैसे दिग्दर्शन पहली बंगाली मासिक पत्रिका थी और समाचार पत्र पहला बंगाली साप्ताहिक पत्रिका, ये सब प्रकाशित हुए। तो राजा राम मोहन रॉय, जो कि भारतीय समाज सुधारक थे, उनसे भी पहले इन दैनिक अखबारों ने बंगाल को आम जनता तक पहुंचाना शुरू किया था। इससे भारत में भाषाई पत्रकारिता की नींव रखी गई, जिसने आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डेनिस भारत में व्यापार या फिर राजनीति में पूरी तरह हार गए थे या फिर फेल हो गए, लेकिन उन्होंने शिक्षा, छपाई और भारतीय भाषाओं को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा स्थायी योगदान दिया है। अब देखते हैं डेनिस के पतन के कारण। सबसे पहला तो कमजोर वित्तीय स्थिति। कारण क्या था कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ब्रिटिश या डच कंपनियों की तरह असीमित धन या फिर बड़ी पूंजी नहीं थी। इसका असर ये हुआ कि व्यापार में लगातार घाटा होने लगा और डेनमार्क से समय पर आर्थिक मदद न मिलने के कारण कंपनी जल्द ही कर्ज में डूब गई। दूसरा, व्यापार से ज़्यादा धर्म प्रचार पर इन्होंने ध्यान दिया। कारण ये था कि डेनिस लोगों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार बढ़ाने और नए बाजार खोलने के बजाय ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट मत के प्रचार प्रसार, शिक्षा और प्रिंटिंग प्रेस पर लगा दिया। इसका असर ये हुआ कि व्यापारिक मुनाफा कम होता गया, जिससे वे अन्य यूरोपीय कंपनियों के सामने टिक नहीं पाए। तीसरा, शक्तिशाली यूरोपीय प्रतिस्पर्धा। उस समय भारत के समुद्री मार्गों और व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच लोगों का मजबूत नियंत्रण था। असर ये हुआ कि नौसेना और सैन्य शक्ति के मामले में डेनिस बहुत कमजोर थे, इसलिए वे अंग्रेजों की कूटनीति और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फिर था यूरोप के युद्धों का प्रभाव। 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में चल रहे युद्ध, जैसे नेपोलियन के युद्ध के दौरान डेनमार्क राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया और उसका संपर्क भारत में मौजूद अपनी बस्तियों से टूट गया। तो इन सभी कमजोरियों के कारण अंततः 1845 में 1845 में किन्होंने डेनिस ने अपनी सभी भारतीय बस्तियां जैसे ट्रैंकोबार और श्री राम नगर ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेजों को बेच दी और भारत से वे चले गए। तो आज का सारांश देख लेते हैं। हमने डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखा, जिसमें इनका आगमन और स्थापना सबसे पहले 1616 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने चार्टर द्वारा 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। मतलब फिर यूरोपियों के आने के क्रम क्या थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी, और वो चौथे स्थान पर आते हैं। कौन? डेनिस। इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र था ट्रैंकोबार, तमिलनाडु, 1620 में स्थापित पहली व्यापारिक कोठी थी और यहाँ फोर्ट डेंसबर्ग किला बनाया था। श्री रामपुर 1676 बंगाल में स्थापित इनका मुख्यालय था। प्रमुख व्यक्ति इनमें थे बार्थोलोमेव जिगेनबॉल्ग, पहली डेनिस मिशनरी थे जिन्होंने 1712 में ट्रैंकोबार में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई और बाइबिल का तमिल अनुवाद किया। श्री रामपुर रही, जिसमें कैरी मॉर्समैन और वार्ड
ये तीनों ब्रिटिश मिशनरी थे जिन्होंने डेनिश संरक्षण में श्रीरामपुर कॉलेज 1818 और प्रेस की स्थापना की। 1818 में कॉलेज की स्थापना और प्रेस की भी स्थापना की। मुख्य योगदान इनका क्या था? व्यापार से ज़्यादा इनका योगदान सांस्कृतिक और शैक्षिक रहा। इन्होंने भारत में आधुनिक छपाई, तमिल बंगाली व्याकरण और भारत की शुरुआती भाषाई समाचार पत्र जैसे दिग्दर्शन और समाचार दर्पण की शुरुआत की। इनका पतन वित्तीय संकट, कमजोर नौसेना और अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण हुआ। अंततः 1845 में इन्होंने अपनी सभी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी और भारत से चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम भारत में फ्रांसीसियों का आगमन देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।